लातों के भूत बातों से नहीं सुनते। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है लातों के भूत बातों से नहीं सुनते। 65 वर्षीय बुखार से तिल मिलाती हुई शांति जी अपने कमरे से पानी और खाने के लिए अपने बेटे बहू को पुकार रही थी। पानी के बिना गला इतना सूख चुका था कि गले से आवाज भी नहीं निकल रहा था और भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। पूरे 5 दिन हो गए थे आज उन्हें बुखार में तड़पते हुए, पर किसी भी बेटे बहू ने न उनको खाने के लिए पूछा न पाने के लिए। बेटे बहू को जब भी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखती तो शांति जी उन्हें आवाज़ लगाती रहती, पर बच्चों ने अपने दिल को ऐसे पत्थर से गढ़ लिया था कि माँ के दर्द के कराने की आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देते। तभी उनका 8 साल का पोता अपनी माँ से बोला, मम्मी दादी पानी और खाना मांग रही है। तो बहू उल्टा अपने बेटे पे ही चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है उस बुढ़िया के पास मत जाया करो। अरे मरने दे बुढ़िया को, उसका तो रोज का यही काम है, पूरे दिन भर चिल्लाती रहती है। पता नहीं बुढ़ा इस मुसीबत को हमारे माथे छोड़कर कहाँ चला गया। अगर वो बुढ़ा 2 दिन के अंदर नहीं आया तो इस बुढ़िया को मैं घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और छोटे से मासूम बच्ची ने अपने दादी की हालत देखी नहीं गई और उसने डाइनिंग टेबल से 2 पिज्जे के पीस उठाए और छुपता छुपाता अपनी दादी को देने चला गया। बेचारे शांति जी खाने को देखते ही उस पर एकदम से टूट पड़े, लेकिन जब बहू ने शांति जी को कुछ खाते देखा तो तनतनाते हुए शांति जी के कमरे में आई और 2 थप्पड़ उस मासूम बच्चे के गाल पे जड़ दिए। बेचारा बच्चा बिलबिलाता हुआ वहाँ से चला गया। बच्चों के जाते ही मीरा ने दांत पीसते हुए शांति जी के हाथ से सारा पिज्जा छीना और झटके से चारपाई से उन्हें उठाकर और पहले तो पिज्जा डस्टबिन में डाला और फिर शांति जी का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालने लगी। शांति जी गिड़गिड़ा कर बोली, बहू तुम्हारी सास ससुर जी को जाने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने बहू से अपना हाथ छुड़ाया और डस्टबिन से पिज्जा का टुकड़ा निकालकर खाने लगे। पास खड़ी दोनों बहुएं शांति जी को ऐसा करता देख खिलखिलाकर हंस रही थी। शांति जी भी बेचारी क्या करती, पापी पेट परिस्थितियाँ मजबूरी थोड़ी न समझता है। तभी अचानक अशोक जी पहुँचे। अशोक जी आज पूरे 1 सप्ताह बाद अपना और शांति जी का बंदोबस्त करके घर लौटे थे। अपनी पत्नी को डस्टबिन से खाना खाते देख उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। अशोक जी को सामने देख शांति जी अपने आंसू रोक नहीं पाई और फूट फूट के रोने लगी। तो बड़ी बहू बोली, ए बुढ़िया नाक तक छोड़ और निकल यहाँ से, वरना हमारे बच्चों को भी बीमार कर देगी। ऐसा कहते बड़ी बहू ने शांति जी को आगे की तरफ धक्का दिया। तो अशोक जी ने अब बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने पहले खुद को संभाला और तरह 2 थप्पड़ अपनी बड़ी बहू के गाल पे चढ़ दिए। खबरदार अगर शांति जी को एक हाथ भी लगाया तो वरना आज तुम लोग मेरा वो रौद्र रूप देखोगे जो तुमने आज तक नहीं देखा। मेरा 2 थप्पड़ खाकर ही एक तरफ खड़ी हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कपकपाता हाथ, बूढ़े की हाथ आज इतनी जोर से उसके गाल पे पड़ेंगे। अशोक जी ने जमीन पे पड़ी शांति जी को उठाया, उनके हाथ से उस गंदे पिज्जे के टुकड़े को फेंका, पास पड़ी कुर्सी पे बैठा कर बैग से कलाकंद का डब्बा निकाल कर और बोले, लो शांति तुम्हें पसंद है न, लो या लो जी भले के खाओ, आज मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन खाने से रोकता है। मंझली बहू छोटी बहू से मुस्कुराते हुए बोली, बूढ़ा बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कौन सा खजाना लूट कर लाया है। सही कहा बहू, तुमने ऐसा ही समझ लो। बस इतना कहकर अशोक जी मुस्कुराते हुए पास पड़े अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर बहू के संकोच भरी नजरों को देखकर मुस्कुराने लगे।
क्योंकि कुछ ही देर में जो तूफान आने वाला है उन सबसे बेटे बहू अभी तक अनजान थे। उन्हें तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि कुछ ही पल में उसकी दुनिया तहस नहस होने वाली थी। बेटे भी अब तक घर आ चुके थे। पापा, अब क्या नाटक लगा रखा है आपने? चलिए, अब तो आपने अपना बंदोबस्त कर लिया होगा, हमें भी शांति से जीने दीजिए। अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पर अशोक जी बेटों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कलाकंद का लुत्फ उठा रहे थे। तो छोटी बहू ने गुस्से में शांति जी का हाथ पकड़ के कुर्सी से धक्का देना चाहा। अशोक जी ने खींचकर निशा को भी दो तमाचे जड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शांति जी को हाथ लगाने की? बड़ी बहू का नजारा इतनी जल्दी भूल गई। पापा, ये क्या बदतमीजी! आप मेरी पत्नी को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? बुढ़ापे में सटिया गए हैं क्या? तभी दूसरा थप्पड़ छोटे बेटे के गाल पे पड़ा। खबरदार, अगर मुझे तमीज़ का पाठ पढ़ाने की कोशिश की तो मेरा बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे? और अभी मैं इतना समर्थ हूँ कि अपनी पत्नी का बोझ खुद उठा सकता हूँ, उसके आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। बुढ़ापा शरीर को आया है, दिमाग अभी भी वही है। पिता को ऐसा भयानक रूप देख तीनों बहुएं और बेटे ने एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वो भी अशोक जी के इस रूप से हैरान थे। कल तक बेटे बहू की आग एक एक दाने के लिए गिड़गिड़ाने वाले आज एकदम से कैसे शेर बन गए। सारे बेटे बहू शांति जी और अशोक जी को आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे। अशोक जी भी बेटे बहू के हैरानी भरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बेटे बहू ने तिल तिल तड़पाया है। अब बेटे बहू की बारी है। जो उन्होंने अशोक जी और शांति जी को दिया था, अब उन्हें वही सूद समेत वापस मिलने वाला था। आज वो पूरी इंतज़ाम के साथ आए थे। अगर आज भगवान भी अशोक जी को अपना फैसला बदलने के लिए बोले तो उनका भी कहा वो टाल देंगे। उन्हें आज भी याद है कहीं बेटों को पालने में शांति जी ने कितनी तकलीफ उठाई थी। अपने खून का एक एक कतरा पानी की तरह बहा दिया था अशोक जी और शांति जी ने। बहुत गरीबी देखी थी। शादी के बाद उनको 3 बेटे हुए। तीनों दंपति तीनों बेटों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। अशोक जी की एक छोटी सी नौकरी थी, पर उस छोटी सी नौकरी से खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे। तो शांति जी ने अपने पति की मजबूरी को देखते हुए लोगों के घरों पर उनसे छुप छुप कर झूठे बर्तन साफ किया करती थी। तब जाकर बेटों की पढ़ाई, खर्च और उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करती। लेकिन तब अशोक जी पैसों के बारे में शांति जी से पूछते तो वो बोलती थी कि आपका ही दिए घर खर्च में से बचा लेती हूँ। अशोक जी को शांति जी का ऐसे लोगों के घर जाकर काम करना और ऊपर से उनकी जलील बातें सुनना यह बिल्कुल पसंद नहीं था। पर एक दिन अशोक जी को जब इस बारे में पता चला तो अशोक जी शांति जी की गोद में सर रखकर फूट फूट के रोए थे। उसी दिन के बाद से उन्होंने शांति जी का घर जाकर काम करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कसम दे डाली थी। अशोक जी ने सोच लिया था कि वो दिन रात एक कर देंगे, पर अपनी पत्नी को ऐसे किसी के झूठे बर्तन और जलील बातें सुनने के लिए नहीं छोड़ सकते। अशोक जी दिन में नौकरी करते और रात में सब्जी मंडी में व्यापारी का काम करते, जिसके कारण उनका कारोबार भी अब अच्छा चलने लगा था। तीनों बेटों की पढ़ाई लिखाई में अपनी पाई खर्च कर दी। उन्होंने उन्हें काबिल इंसान बनाने में समय बीतता गया और वक्त रहते तीनों बेटों की एक के बाद एक की शादी करा दी। लेकिन इतनी मेहनत करते करते अब उनका शरीर जवाब दे गया था, जिस कारण उन्हें बहुत कमजोरी आ गई थी और उन्होंने खटिया पकड़ लिया था। फिर क्या था, जब तक पिता कमाता था, घर में खर्च देता था, तो सारे बेटे को माँ बाप अच्छे लगते थे। पर अब तो वो एक दाने के लिए बेटे बहू का मुंह ताकते रहते थे, जिस कारण अशोक जी अब बीमार भी रहने लगे थे। एक दिन
सुबह के 10 बज गए थे लेकिन अभी तक उन्हें चाय नाश्ता नहीं मिला था। तो अशोक जी शांति जी से बोले, ज़रा देखो तो सही, आज बहू ने चाय नाश्ता क्यों नहीं दिया। अशोक जी हाथ में दवा लिए शांति जी से बोल रहे थे, वो बिस्किट खाकर आप दवा खा लीजिए, तब तक मैं देखती हूँ। शांति जी ने डब्बे से टूटी फूटी बिस्किट का चूरा निकाला और डब्बे के ढक्कन पे ही रखकर आनंद जी को दे दिया और फिर छोटी बहू निशा के पास पहुँचे। निशा बहू, चाय नाश्ता दे दो, तुम्हारे पापा को दवाई खानी है। शांति जी ने निशा से कहा तो वो मुंह बनाकर बोली, मम्मी जी आपको कुछ याद रहता है कि नहीं, आज 1 तारीख है और आज से आपकी चाय नाश्ता और खाने की जिम्मेदारी बड़ी बहू मतलब बड़ी जेठानी जी की है, आप उन्हीं से मांग लीजिए। निशा ने मुंह टेढ़ा किया और मोबाइल में घुस गई। शांति जी नम आंखों से बोली, बड़ी बहू, लेकिन बेटा वो तो अपने मायके गई हुई है, तो मैं क्या करूँ। यह नियम उन्हीं ने बनाया था कि हम तीनों बहुएं 1-1 महीना आपकी और पापा जी की जिम्मेदारी और खाने पीने का ख्याल रखेंगे। और अब जब उनकी बारी आई तो वो मायके चले गई है और आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहती। निशा ने शांति जी के आगे जोर से हाथ जोड़कर बोला। शांति जी बहू का ऐसा रूप देखकर सीढ़ी चढ़कर ऊपर मंझली बहू आंचल के पास गई। आंचल बहू, कुछ चाय नाश्ता होगा तो दे देना, तुम्हारे ससुर जी को दवाई खानी है। इतना सुनते ही आंचल बहू भी नुकरते हुए बोली, मम्मी जी आप यहाँ और चाय नाश्ता मैं क्यों दूंगी। निशा ने आपको चाय नाश्ता क्यों नहीं दिया। आज 1 तारीख है और बड़ी बहू को हमारे चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना था, लेकिन वो भी मायके गई है और 15 दिन बाद आएगी। तब तक तुम ही हमें चाय नाश्ता और खाना खिला दिया करो बेटा। शांति जी आंचल के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी नियम सबके लिए बराबर होते हैं, मैं आपको और पापा जी को खिला तो दूंगी, लेकिन क्या जेठानी जी इन 15 दिनों का हिसाब बराबर करेगी। जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो कभी भी यह 15 दिन अपने समय में एडजस्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने कोई खैरात नहीं खोल रखी है जो दूसरों को बाहर खुद उठाए। माफ़ कीजिए मम्मी जी, अब आप ही खुद अपना इंतज़ाम कर लीजिए इन 15 दिनों का। आंचल ने भी इतना कहकर अपने कमरे का दरवाज़ा लगा दिया। शांति जी नम आँखों से चुपचाप अपने कमरे में आ गई और अशोक जी की आंखें फूट फूट के रोने लगी। क्या हुआ शांति, तुम खाने के लिए लाई नहीं। पहले तो शांति जी इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन फिर उनका गुबार निकल पड़ा। क्या यही दिन देखने के लिए आपकी अम्मा मुझे भाग्य वाली बोला करती थी। 3 बहू के रहते हुए भी हमें दाने दाने के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तीनों ने अपनी सुविधा अनुसार हमारा खाना बांट लिया और हमसे कभी पूछा तक नहीं कि हम क्या चाहते हैं। मम्मी जी ज़िंदगी भर आपकी अम्मा के अनुसार सारा अपना जीवन बिताया और अब इन लोगों के हिसाब से मुझे चलना पड़ रहा है। क्या मेरा कोई वजूद नहीं है। क्या कभी मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाऊँगी। या फिर आगे शांति जी कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उनकी आंखें अनवरत बहने लगी थी। अशोक जी जिन्होंने हमेशा शांति जी की भावनाओं को समझा, आज उनका ऐसा हाल देखकर उनका भी मन रोने को हो गया था। सबको अन्न खिलाने वाला आज खुद दूसरों पे आश्रित हो गए हैं और दूसरे भी कौन, अपने खून और दूध से संचित लायक बेटे। अशोक जी के आगे बढ़कर शांति जी के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने बेटी बहू की बातें इसलिए मान ली थी क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम दिन भर काम में लगी रहती थी। बहू तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर बेफिक्री घूमती थी। मुझे तो रिटायरमेंट मिल गया, लेकिन तुम्हारा रिटायरमेंट मैं चाहता था कि तुम भी आराम करो, इसलिए मैंने उस दिन बेटे बहू के सामने अपना पक्ष रखा था। अभी अशोक जी और शांति जी एक दूसरे को संभाल रहे थे कि छोटा बेटा राकेश 2 आदमियों को लेकर उनके कमरे में आ गया।
राकेश आदमियों के साथ कमरे का नाप लेने लगा। राकेश, यह लोग कौन हैं और मेरे कमरे का क्या नाप रहे हैं? अशोक जी ने राकेश का हाथ पकड़ के बोला, पापा 2 मिनट रुकिए, पहले यह लोग अपना काम कर ले और फिर मैं बताता हूँ। राकेश ने अपना हाथ छुड़ाकर बोला, थोड़ी देर में दोनों आदमी नाप लेकर चले गए तो अशोक जी ने राकेश को फिर से टोका, यह लोग कौन थे बेटा? यह लोग फर्नीचर वाले हैं पापा। रोहन और अनूप वो आपके कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं तो कमरा उनके हिसाब से बनवाना पड़ेगा। राकेश बड़ी बेरुखी से बोला, हमारे कमरे में पर क्यों? शांति जी बेचैनी से हो उठी। छोटा हूँ, बेवकूफ़ नहीं माँ। आपने बड़े भैया को पीछे का बड़ा हिस्सा दे दिया, मंझले भैया को ऊपर का और मुझे आगे का हिस्सा दिया जिसमें सिर्फ 2 ही कमरे हैं और ऊपर से एक कमरे में आप दोनों ने कब्जा कर रखा है। एक ही कमरे में अब हमको भी परेशानी हो रही है। अब आप दोनों इस उम्र में कमरा लेकर क्या करेंगे? इसलिए इस कमरे को रोहन और अनु के हिसाब से बनवा रहे हैं और आप लोग बाहर बरामदे में शिफ्ट हो जाइए। राकेश की बात सुनकर अशोक जी सुन रह गए। जिन बेटों के लिए उन्होंने यह घर बनवाया, आज वही बेटे कह रहे हैं कि उसे कमरे की क्या ज़रूरत है। बात अब सर से ऊपर जा चुकी थी। पहले खाने के लिए मोहताज कर दिया, अब कमरे से भी निकाल रहे हैं। यही हाल रहा तो एक दिन घर से बाहर नजर आएंगे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। अशोक जी चीख पड़े, क्या हुआ जी? क्या नहीं हो सकता? शांति से डर कर अशोक जी के पास गए। कुछ देर नींदी आंखों से आनंद जी शांति जी को देखते रहे और फिर अपनी छड़ी उठाई और बोले, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखना। तो आश्चर्य भरी नज़रों से देखी, पर आप कहाँ जा रहे हैं यूँ अचानक? तुम चिंता मत करो शांति, तुम दोनों का इंतज़ाम करने जा रहे हैं। बहुत हुआ, अब मुझे इन तीनों लड़कों को बताना हो कि अभी उनका बाप जिंदा है। वो लोग मुझ पे आश्रित है, मैं नहीं। अशोक जी के चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने कोई तो कठोर फैसला लिया है, लेकिन उनके जाने के बाद शांति जी पे तीनों बहुओं ने बहुत ज्यादती की और उनकी हालत एक नौकरानी से भी बदतर कर दी थी। अभी शांति जी और अशोक जी अपनी कलाकंद का लुत्फ उठा ही रहे थे कि तभी सामने से एक वकील आया। उसने पेपर अशोक जी के हाथ में थमा दिया। अशोक जी ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कुछ पेपर उन्हें पकड़ा दिए। उन पेपर्स को पकड़ के तीनों के चेहरे का रंग बदल गया। बड़ा बेटा महेश तो लगभग चिल्ला ही पड़ा, पापा आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? यह आप कैसे कर सकते हैं? मंझला बेटा सुरेश क्यों पीछे रहता, वो भी बोला, हाँ आप हमारे साथ यह नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, यह मुझे तुम लोगों से जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के पास 1 हफ्ते का समय है, उसके बाद में तुम लोगों को 1 दिन भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अशोक जी ने कड़े लफ्ज़ों में कहा। बेटा माँ के पैरों में गिर जाता हुआ बोला, मम्मी आप ही पापा को समझाइए न, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने ही बच्चों को बेघर कौन माँ बाप करते हैं? राकेश शांति जी का हाथ पकड़ के बोला, तुम लोग खाने पीने के लिए माँ बाप को बांट सकती हो, उन्हें उनके कमरे से बाहर निकाल सकती हो, यहाँ तक कि उन्हें डस्टबिन से खाने के लिए तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारी माँ को मजबूर कर सकती है। हर वक्त तुम्हें यह एहसास दिला सकती हो कि वो लोग लाचार और तुम पर आश्रित है। तो क्या माँ बाप ऐसे नालायक बेटी को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते? सुबह से तुम्हारे माँ बाप भूखे पड़े रहते हैं, क्या यह बात तुम्हें पता नहीं रहती? तुम लोगों को अपने ही खाने के पैसे देते हैं हम लोग, फिर भी दाने दाने के लिए तुम हमेशा तरसाते हो। तुम्हारी पत्नियां खाना भी ऐसे देती है जैसे एहसान कर रही हो, और आज तो बड़ी बहू ने हदें कर दी जब मुझे डस्टबिन से खाने के लिए मजबूर कर दिया। 5 दिनों की भूखी मैं कमरे में पड़ी रही, तुम लोगों को आवाज़ लगाती रही, लेकिन
इस अभागिन माँ की आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँची। अगर तुम्हारे महीने में से एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाए तो तुम हमें भूखे नोच देते हो। माँ बाप अपने तीन बच्चों के बिना भेदभाव के पाल सकते हैं, लेकिन वही 3 बेटे मिलकर अपने 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक बंटवारे का फैसला तुम लोगों ने लिया था और अब यह भी फैसला हमारा है। यह घर हमने खुद की कमाई से बनवाया था, इसलिए इस पर तुम तीनों का कोई हक नहीं है। 1 सप्ताह है, अपना इंतज़ाम कर लो, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद नए किराएदार घर में रहने आ रहे हैं और अगर तुम लोग इस घर में रहना है तो महीने का किराया देना होगा। उस पर 6 महीने का एडवांस जमा करना होगा। एक बेटा हर महीने हमें 1000 रुपये देगा। अपनी पत्नियों को भी समझा दो। अपने माता पिता की ऐसी करकराती आवाज़ गूंजी देखकर तीनों बेटों को जैसे अपनी पूरी दुनिया ही घूमती नजर आ रही थी। तीनों सिर झुकाकर कमरे से बाहर जाने लगे तो अशोक जी ने महेश को बुलाया। मैं तुम्हारी पत्नी से बोलूं, जिसे किचन में ताला लगा रखा है उसे खोलो वरना मैं ताला तोड़ दूंगा। अभी थोड़ी देर में एक खाना बनाने वाली आएगी जो आज से मेरा और शांति जी का खाना बनाएगी। अब तुम लोगों की पत्नियों को तकलीफ उठाने नहीं होगी। बड़ी बहू ने जैसे ही सास ससुर के फैसले को सुना तुरंत सख्ती में आ गए और डरते डरते बोली, अरे कैसे माँ बाप है जो अपने ही बच्चों को बेघर कर रहे हैं। अरे हमने तो यही सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन अब तो उल्टी गंगा बहने लगी है। ये सही कहा बहू, माता कभी कुमाता नहीं होती और ना ही गंगा उल्टी बहती है, लेकिन आज तुम्हारी जैसी औलाद हो तो सब मुमकिन है। इस तरह चिल्लाने और लोगों को बुलाकर मजमा लगाने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। अभी लोगों को सच्चाई पता नहीं है। कभी ऐसा न हो कि तुम लोगों की करतूत जानने के बाद तुम लोगों को कोई किराएदार भी न रखे। शांति से की करकराती आवाज़ को सुनकर तीनों बहुओं की बोलती बंद हो गई। अब तीनों आपस में एक दूसरे को दोष देने लगे। तुम दोनों 15 दिन के लिए इस बूढ़े को खाना पीना नहीं दे रहे थे। तुम लोगों को बेवकूफ़ी की वजह से आज हम लोग सड़क पे आ गए हैं। बड़ी बहू चिल्लाने लगी और फिर तीनों बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोच खाने को तैयार हो गई। यह नज़ारा और विकराल हो जाता अगर तीनों के पतियों ने आकर उन्हें संभाला नहीं होता। बंद करो तुम तीनों अपनी यह बकवास। आज हम लोगों की बर्बादी का जिम्मेदार तुम तीनों ही हो। पापा ने सही फैसला लिया है और यही हाल रहा तो आगे चलकर बच्चे भी हमें घर से बाहर कर देंगे। अपना सामान बांधना शुरू करो। महेश ने सास सुरेश और राकेश ने भी अपनी पत्नियों को एक थप्पड़ लगाया दिया और घर छोड़ने की तैयारी करने लगे। हमने तो जो अपने माँ बाप के साथ किया उसकी माफ़ी हमें भगवान भी नहीं देगा। अरे साथ साथ हम भी बराबर के गुनहगार हैं और अपने माँ बाप की ऐसी हालत करने में 1 सप्ताह के अंदर ही तीनों बेटे ने अपना सामान बांध कर वहाँ से चले गए। अशोक जी और शांति जी के उनके जाने के बाद एक नए किराएदार को रख लिया और दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।